हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसकी फुल वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। ADHD, ASD, OPD, OCD, SPD, तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं और इसका मिशन ये भी है कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक का रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? डिसऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ सीक्वेंस में होती है। एंड डिसऑर्डर का मतलब होता है जब कोई चीज़ सीक्वेंस में नहीं होती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बेड पर बैठी हूँ और टेबल के ऊपर पानी का ग्लास है और मुझे पानी पीना है, तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा कि मैं बेड से उतरूंगी, चलूंगी, पानी का ग्लास उठाऊंगी, पीऊंगी, राइट? ये हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी ये मूवमेंट सीक्वेंस में नहीं होगी तो वो हो जाएगा डिसऑर्डर। जब भी हम डिसऑर्डर की बात करेंगे तो हम ब्रेन की फंक्शनिंग की बात करेंगे कि ब्रेन में जो सीक्वेंस होना चाहिए, अब ब्रेन को जिस सीक्वेंस में काम करना चाहिए वो सीक्वेंस में नहीं होता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट्स समवन्स माइंड और बॉडी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विच इंटरप्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, राइट? तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से जो व्यक्ति है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को ऑर्डर में नहीं कर पाता है, इसलिए डिसऑर्डर हो जाता है। एक तरीके से ये अबनॉर्मलिटी है क्योंकि एक्शंस जो होती है वो बैडली ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्डर में नहीं होती है। तो आप डिसऑर्डर को कैसे याद रखोगे? डिसऑर्डर का मतलब ही होता है जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है। और जब बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है या बॉडी जो फंक्शन करती है वो ऑर्डर में नहीं होता है तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं, राइट? अब डिसऑर्डर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। तो मैं आपको इनके सारे मतलब समझाऊंगी और हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको इन डिसऑर्डर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारा पहला डिसऑर्डर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD भी कहते हैं। अटेंशन का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डेफिसिट का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्शन। और हाइपर एक्टिव जब कोई बच्चा होता है तो वो एक टास्क को, एक एक्टिविटी को कर ही नहीं पाता, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव करता है। एंड डिसऑर्डर क्या होता है वो हम पहले ही समझ चुके हैं। जो चीज़ ऑर्डर में नहीं होती है वो होता है डिसऑर्डर। एंड डिसऑर्डर ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो ऑर्डर में नहीं होती, राइट? अब इसमें क्या लिखोगे? अटेंशन डेफिसिट, यानी अटेंशन की कमी होती है इस बच्चे में। वो एक टास्क को पूरे अटेंशन के साथ नहीं कर पाता। अटेंशन नहीं होता है तो कंसंट्रेशन नहीं होता है। कंसंट्रेशन नहीं होता है तो इस बच्चे की हर एक्टिविटी में पुअर परफॉर्मेंस होती है। तो हमने डिसऑर्डर से ही पहला पॉइंट निकाल दिया कि अटेंशन डेफिसिट होता है, यानी इन अटेंशन होता है, अटेंशन की कमी होती है। दूसरा पॉइंट, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव करता है बच्चा, एक जगह बैठ नहीं सकता। तीसरा पॉइंट डिसऑर्डर है, राइट? डिसऑर्डर मतलब बॉडी के जो एक्शंस हैं वो ऑर्डर में नहीं है। हाइपर एक्टिविटी में ही एक चीज़ और आ जाएगी, दैट इज इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब क्या है? हम बोलते हैं अरे ये अपने डिसीजन बहुत ही इम्पल्सिव लेता है, बहुत ही इम्पल्सिव है ये, यानी कि बिना सोचे समझे एकदम से डिसीजन लेना, उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिविटी। अ पर्सन मेक्स हैस्टी डिसीजंस दैट अकर इन द मोमेंट विदाउट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट देम। तो इस टॉपिक से हमने 3 पॉइंट अपने आप ही निकाल लिए। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी है इसलिए इन अटेंशन है। हाइपर एक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, वो एक्टिव है। हाइपर एक्टिविटी यानी कि वो एक टास्क को फुल्ली नहीं कर सकता, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ जल्दी जल्दी मूव करता है। एंड इसी में आ जाएगा इम्पल्सिविटी, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है। इसका हम एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? एक बच्चा जो ADHD से सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लास में है,
राइट। अब हमने पढ़ा है इसके बारे में कि ADHD है यानी इन अटेंशन है, बहुत ही इम्पल्सिव है एंड हाइपर एक्टिव है। तो अगर जो टीचर है वो किसी से क्वेश्चन पूछ रही है और उस बच्चे की चांस नहीं आई है अभी तक, लेकिन वो अपनी जगह पर ही ब्लैबर करना शुरू कर देगा, उसमें इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो अपने चांस का वेट करे, तो वो बच्चा ADHD से सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है एंड उसमें इतना पेशेंस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे रोड को क्रॉस करना है तो वो राइट टाइम का वेट नहीं करेगा कि गाड़ी कब निकल रही है और उसको रोड क्रॉस करना है। वो इतना इम्पल्सिव है, इतना हेस्टी डिसीजन लेता है कि वो एकदम से रोड को क्रॉस कर सकता है एंड उसमें उसका डिसीजन जो है वो गलत भी हो सकता है, उसको चोट भी आ सकती है, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। सो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन की कमी है, इसलिए इन अटेंशन है। हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक जगह रह नहीं सकता। एंड इसी में एक पॉइंट आ जाएगा इम्पल्सिविटी, दैट मीन्स वो हैस्टी डिसीजंस लेता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है जो कि रिस्की साबित हो सकते हैं, राइट। तो इसमें 3 पॉइंट क्या हो गए, अटेंशन की कमी है यानी एक ही चीज़ पे फोकस अटेंशन नहीं कर सकता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। हाइपर एक्टिव है तो एक ही टास्क को बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर सकता, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ मूव करता है। एंड इम्पल्सिव है तो हैस्टी डिसीजंस लेता है, राइट। आप फोटो में देख सकते हो डिफिकल्ट सिटिंग स्टिल, फॉरगेटफुलनेस, केयरलेसनेस, रिस्की बिहेवियर, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। एंड अब इनके कॉजेस क्या लिखोगे, देखो कॉजेस जो हैं वो नॉर्मल हैं, यानी कि आप सभी में लिख सकते हो, सारे ही जो डिसऑर्डर्स है उसमें लिख सकते हो। क्या, जेनेटिक बाय बर्थ ही हो सकता है, ब्रेन इंजुरी, चूँकि डिसऑर्डर्स जो हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं तो ब्रेन इंजुरी आप लिख सकते हो। प्री मेच्योर डिलीवरी यानी 9 मंथ, जब बच्चा पेट में होता है तो 9 मंथ में उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। प्री मेच्योर डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा 9 मंथ से पहले ही पैदा हो जाता है, तो उसका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, राइट। कोई डिसीज हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, राइट। या फिर जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माँ जो है अच्छी चीज़ें नहीं खा रही है, अल्कोहल या दूसरी ऐसी चीज़ें ले रही है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। क्या क्या, बाय बर्थ हो सकता है, जेनेटिक, कोई डिसीज़ हो सकता है, ब्रेन इंजुरी हो सकती है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, राइट, कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कि जब बाय बर्थ जो बच्चे का वेट है, जब बच्चा पैदा हुआ तब उसका वेट कम हो, लो बर्थ वेट, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको SPD भी बोला गया है। सेंसरी से आप कैसे याद रखोगे, हमारे सेंसेस क्या हैं हमारी आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये हमारे सेंसेस हैं, राइट। इन सेंसेस की मदद से हम इंफॉर्मेशन को या तो लेते हैं या तो हमारी बॉडी इन सेंसेस की मदद से इंफॉर्मेशन को, एक्शन को रिस्पॉन्ड करती है, राइट। प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो यहाँ पे सेंसेस की मदद से जब हम इंफॉर्मेशन को या तो लेते हैं या फिर देते हैं उसमें दिक्कत आती है, तो वो हो गया सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। It is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information. I repeat, the brain has problem in receiving and responding. For example, अगर मैं अपनी आँख, अब मेरी आइज़ क्या है, सेंसेस है, अगर कोई बच्चा अपने आइज़ की मदद से किताब को पढ़ रहा है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन वो बुक से पढ़ रहा है उसको ब्रेन में प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो वो SPD से सफ़र करता है। अब अगर SPD से बच्चा सफ़र कर रहा है तो हो सकता है कि उसको लाउड नॉइसेस से प्रॉब्लम हो, राइट। तो ईयर से रिलेटेड हो गया, उसको कोई सी स्मेल से दिक्कत हो तो नोज से रिलेटेड हो गया, उसको टच जब करो तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो उसको स्किन से
रिलेटेड हो गया। तो जब सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और उन सेंसेस की मदद से या तो बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा है या रिसीव तो कर रहा है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। हो सकता है उसको ज़्यादा लाइट से दिक्कत हो, जब उसकी लाइट आंखों में आती है उसको दिक्कत हो, ज़्यादा कोई साउंड से दिक्कत हो, उसको टच करने में दिक्कत हो, उसको सर्टन फूड अच्छे नहीं लगते हों, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। प्रॉब्लम रिलेटेड टू हियरिंग, साइट, टच और टेस्ट और मूवमेंट, यानी जो बच्चा जो एसपीडी से सफर करता है वो टिप टो करके चलता है, राइट। अनकोऑर्डिनेटेड एक्शंस तो होती है क्योंकि डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है, यानी बॉडी के जो एक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं होती है, ऑर्डर से नहीं होती है। कॉमन साउंड्स में भी पेनफुल, सेंसिटिव टू लाइट, कांट बी टच। तो मैंने बोला कि हो सकता है कि जब उसको कोई साउंड सुनाई देता हो, पर्टिकुलर साउंड उसको अच्छा नहीं लगता हो, कुछ कॉमन साउंड पेनफुल हो, जैसे कुकर की सीटी हो गई, राइट, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो रही हो, या ज़्यादा लाइट आ रही हो तो उसको प्रॉब्लम हो, उसको जब टच कर रहे हो तो उसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो बच्चा एसपीडी से सफ़र करता है। कॉजेज अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन है, वो आप लिख सकते हैं कि बाय बर्थ प्रॉब्लम हो, लो बर्थ वेट हो, ट्रॉमा हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, डिसीज़ हो, राइट, तो ये सारे आप कॉमन लिख सकते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, सेंसिटिव टू लाउड साउंड्स, सिलेक्टिव हियरिंग, सिलेक्टिव eating and poor diet, difficulty with fine motor skills, response adversely to hugs and physical contact। तो हमारा सेकेंड डिसऑर्डर हो गया SPD, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी यानी हमारे सेंसेस, हमारे आईज, हमारी नोज, हमारे ईयर्स, हमारी टंग और हमारी स्किन, अगर इससे रिलेटेड बच्चे को दिक्कत आती है, आइदर रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। प्रोसेसिंग का मतलब ही कोई चीज़ प्रोसेस नहीं कर पाना, तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंसस के थ्रू आ रही है या सेंसस के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है, उसमें दिक्कत हो, तो उसको बोलेंगे हम एसपीडी। उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, कॉमन साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ खाने की चीज़ उसको पसंद नहीं हो, टेस्ट में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टच करो तो उसको दिक्कत हो सकती है, एंड देन आप कॉजेस इसके लिख सकते हो। तो जब बच्चा एसपीडी से सफ़र करता है तो वो ठीक से खेल नहीं पाता, बुक नहीं पढ़ पाता, ये कॉमन चीज़ें उसको होती हैं, राइट। हमारा थर्ड डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म का मतलब ही होता है जो बच्चा ऑटिज्म से सफ़र करता है वो सोशल नहीं हो पाता। सोशल नहीं हो पाता का मतलब है वो या तो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाता, उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एंड सेकेंडली उसका जो अटैचमेंट होता है लोगों के साथ वो नहीं होता है। A mental condition in which a person finds it difficult to communicate or form relationship with another person। जैसे ही आप ऑटिज्म वर्ड सुनोगे, दो चीज़ें आपके मन में आना चाहिए। फर्स्ट, दैट पर्सन is not able to communicate properly, interact properly, and secondly उसका जो लोगों के साथ attachment होता है वो नहीं होता है। स्पेक्ट्रम वर्ड आपने साइंस में सुना होगा, वो लाइट जो है बहुत सारी लाइट में फैल जाती है, स्पेक्ट्रम, राइट, वैसा सुना है आपने। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये जो डिसऑर्डर है इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ASD से सफ़र करता है तो हो सकता है उसमें कुछ साइंस ADHD के भी हों, SPD के भी हों, OCD के भी हों, ODD के भी हों, तो अलग अलग डिसऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे में दिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आप फोटो में देख सकते हो कि ASD से ADD, ADHD, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, ODD सब हो सकता है। तो
अगर कोई बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसमें बाकी डिसऑर्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिख सकते हैं, बिकॉज ASD इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि ऑन गोइंग सोशल प्रॉब्लम्स, दैट इज डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, वो बच्चा अलग अलग रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है। एंड सेकेंड, उसकी जो अटैचमेंट होती है, लैक सोशल इंटरेक्शन और अटैचमेंट, यानी कि वो बच्चा अपनी माँ से भी ज़्यादा अटैच नहीं रहता, वो अलग अलग रहना चाहता है। हो सकता है अब उसमें क्या होगा, SPD के भी थोड़े साइंस आ सकते हैं। हो सकता है उसको कुछ लाइट से प्रॉब्लम हो या कुछ साउंड से प्रॉब्लम हो, उसको टच करने में दिक्कत होती हो, यानी कि जब कोई उसे टच करता है उसे पसंद नहीं हो। ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं कि इन अटेंशन है, कोई चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ मूव करता है, राइट। एंड लोगों के साथ रहना, इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना उसको पसंद नहीं है, वो अकेला अकेला रहता है, उसको बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं है। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हैंड रीडिंग। कोई कोई बच्चे जो ASD से सफ़र करते हैं या तो हाथ कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे या पैर हिलाते रहेंगे, तो ऐसी हैंड रीडिंग भी हम उनमें देख सकते हैं। इट हर्ट्स द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन सोशली एट स्कूल और वर्क और एनी एरिया ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि बच्चा ASD से सफ़र कर रहा है एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके कारण वो अकेला रहता है। एंड ग्रुप में तो सभी बच्चों को साथ, एंड स्कूल में तो सभी बच्चों को साथ में रहना होता है, खेलना होता है, पढ़ना होता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो इस बच्चे को उन सब चीज़ों में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है डेली लाइफ की वो इम्प्रूव नहीं होती है। एंड मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, यानी पूरी तरीके से ही ब्रेन जो है वो वर्क ना करे, राइट। एंड इसके कॉजेज जो है मैंने आपको बता ही दिया है, मैं फिर से आपके रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जैसे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, कोई डिसीज़ हो जाना, ट्रॉमा हो जाना, चोट लग जाना, राइट, एक्सीडेंट हो जाना, तो ये सारे ही जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं ASD के, राइट। तो अब आपको याद हो गया है व्हाट इज ASD। ऑटिज्म का मतलब ही है जो बच्चा है लैक सोशल इंटरेक्शन, देयर इज नो अटैचमेंट। स्पेक्ट्रम का मतलब ही है कि ग्रुप, यानी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, ODD, ADHD सारे ही सिम्टम्स हम देख सकते हैं। एंड इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर और लिमिटेड इंटरेस्ट, यानी जो उसको पसंद है डेली में बस उतना ही, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, तो लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं, राइट। अब आपको याद हो गया है। हमारा अगला डिसऑर्डर है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जिसको ODD भी कहा गया है। ऑपोजिशनल यानी ऑपोजिट। पॉलिटिक्स में ऑपोजिट पार्टी होती है, वो क्या करती है, एक दूसरे की बात को काटती है। एक पार्टी ने जो बोला वो रिबेल करके दूसरी बात बोलती है। वैसे ही जो बच्चा ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से पीड़ित होता है वो हर चीज़ ऑपोजिट करता है। जो उसको बड़े बोलते हैं वो उसको फॉलो नहीं करना है, अथॉरिटी की बात को नहीं मानता है, दूसरों को ब्लेम करता है। डिफाइंड, डिफाई से निकला है, जिसका मतलब होता है रूल्स को ब्रेक करना, हर चीज़ को तोड़ना, बातों को नहीं मानना। एंड डिसऑर्डर का मतलब ही क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी जो है वो ऑर्डर में फंक्शन नहीं करती है, ब्रेन जो है वो ऑर्डर में फंक्शन नहीं करता है, बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है। सो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से जो बच्चा पीड़ित होता है वो हर चीज़ को ऑपोजिट वे में करता है, बहुत एंग्री होता है, हर चीज़ में इरिटेट हो जाता है, रूल्स को ब्रेक करता है, अथॉरिटी से उसको प्रॉब्लम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है, दोस्त उसके नहीं होते हैं क्योंकि हर पर्सन से वो झगड़ा करता है। पहले तो हो सकता है वो वर्बली झगड़ा करता हो, बाद में वो फिजिकल भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े जो फिजिकली भी कर सकता है। एक्सट्रीम केसेस में उसका क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे पर नज़र रखी जाए वेदर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ODD और नॉट। और ODD के जो सिम्टम्स हैं जब बच्चा 8 साल का होता है तब दिखने लग जाते हैं, उससे पहले इसको पहचानना मुश्किल है। So it is a condition in which a child displays an ongoing pattern of an angry or irritable mood, argumentative behavior उसका होता है,
एंड जो लोग अथॉरिटी में होते हैं उससे उसको प्रॉब्लम होती है, कोई रूल को वो फॉलो नहीं कर सकता है, बहुत स्टबर्न होता है, एंगर उसका बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों को हर चीज़ के लिए ब्लेम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, एंड पहले वो वर्बल हो सकता है, फिर वर्बल प्लस फिजिकल हो सकता है, लेटर स्टेज में वो एंटी सोशल हो सकता है, किसी से बात ना करें, एंड एक्सट्रीम केस में क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है। जैसे कि आप ODD के सिम्टम्स देख सकते हो कि लूजर्स टेम्पर, आर्ग्यूज विद अडल्ट्स, एक्टिवली डिफाइंड, हर चीज़ को तोड़ता है यानी रूल्स को फॉलो नहीं करता है, डेलिबरेटली अनॉइंग, जानबूझ के अनॉय करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, अनॉय जल्दी हो जाता है, एंग्री जल्दी हो जाता है। तो ये सारे ही जो हैं वो ODD के सिम्टम्स हैं। एंड इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। सोशल स्किल्स हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि सोसाइटी में कैसे उसको एक्ट करना है, एंड बच्चे को एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी डाल सकते हैं ताकि उसका जो एंगर है वो मैनेज हो जाए। तो ये था ODD, ऑपोजिशनल। तो आप लिखोगे कि हर चीज़ ऑपोजिट करता है, बहुत स्टबर्न है, रिबेलियस है, एंग्री है, इरिटेट हो जाता है, दूसरों को ब्लेम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, एंड अथॉरिटी से उसको प्रॉब्लम है। वर्बल हो सकता है, वर्बल प्लस फिजिकल हो सकता है, एंटी सोशल हो जाएगा, एंड लास्ट पे क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है। इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे के, बच्चे को सोशल ट्रेनिंग दे के, एंड एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे के, राइट। हमारा लास्ट डिसऑर्डर है OCD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी किसी चीज से ऑब्सेशन होना, बार बार उसी के बारे में सोचना, राइट। कंपल्सिव यानी कंपल्सरी, जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस 90% कंपल्सरी है, राइट। ऑब्सेसिव इज व्हाट, ऑब्सेशन यानी बार बार किसी चीज को सोचना। कंपल्सरी यानी अनिवार्य होना, कोई चीज को कंपल्सरीली करना, एंड डिसऑर्डर का मतलब आपको पता ही है, राइट। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहाँ पे दो वर्ड है, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऑब्सेसिव क्या होते हैं, थॉट्स होते हैं, कोई तो थॉट है वो बार बार आ रहा है। कंपल्सिव का मतलब है उस थॉट से बचने के लिए कोई कंपल्सरी एक्शन को करना, राइट। एंड डिसऑर्डर का मतलब है कि ये जो साइकिल है वो खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, कोई बच्चा OCD से सफ़र करता है, तो सपोज उसको ऐसा लगता है उसके हाथ गंदे हैं, जर्म्स है उसके हाथ में, तो वो ऑब्सेशन यानी ऑब्सेसिव थॉट्स उसको बार बार आते हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, और दिन भर उसके दिमाग में यही चलता रहेगा। तो वो क्या करता है कि चलो मेरे हाथ गंदे हैं, इस थॉट से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि अगर यही थॉट चलता रहेगा तो वो बाकी फंक्शनिंग कैसे करेगा। तो इस थॉट से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करता है, हाथ धोता है, राइट। तो ऑब्सेसिव क्या हो गए, थॉट्स, और कंपल्सरी क्या हो गई, एक्शंस। यानी ऑब्सेसिव क्या हो गया, हाथ गंदे हैं, एंड कंपल्सिव क्या हो गया, हाथ धोना है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो चीज़ है बार बार चलती रहती है, उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए कोई वो एक्शन करता है, लेकिन वापस से वो थॉट वापस आ जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, हाथ गंदे हाथ धोना है, फिर हाथ गंदे हाथ धोना है, हाथ गंदे हाथ धोना है, राइट। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव क्या है, थॉट्स, कंपल्सिव क्या है, एक्शन, और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। किसी को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, किसी को चीज़ें गिनने का बार बार डिसऑर्डर होता है, राइट। कोई रिचुअल है जो फॉलो करना है तो उसका ऑब्सेशन रह सकता है, राइट। चीज़ों को गिनने का ऑब्सेशन हो सकता है। तो जब ये बार बार थॉट्स आते हैं तो उससे बचने के लिए वो इंसान एक्शन करता है, एंड लेकिन ये जो थॉट्स है फिर वापस आ जाते हैं, तो ये साइकिल जो है ख़त्म नहीं होती है। इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर वेयर पीपल फील द नीड टू चेक थिंग्स रिपीटेडली और परफॉर्म सर्टन रिचुअल्स रिपीटेडली और हैव सर्टन थॉट्स रिपीटेडली. To get rid of these thoughts, a person does the same task again and again and he is unable to control thoughts or activities. जैसे कि हाथ धोना, counting things, checking if the doors are locked or not. तो ये जो साइकिल है वो चलती ही रहती है. तो ये एक लॉन्ग टर्म इलनेस है एंड ये जो थॉट्स हैं वो इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ते, चलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो खराब हो जाती है और उसकी जो डेली लाइफ है वो हैम्पर
होती है. सो नाउ यू नो व्हाट इज ऑब्सेसिव, व्हाट इज कंपल्सिव, राइट. तो इसमें आप क्या लिखोगे कि ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, कंपल्सिव एक्शंस होती है. इन थॉट्स से बचने के लिए वो एक एक्शन लेता है, लेकिन ये जो अनवांटेड थॉट्स है फिर आ जाते हैं और ये साइकिल चलती ही रहती है. कॉजेज जो हैं जनरल हैं, जो मैंने आपको बता दिए, वो आप इसमें भी लिख सकते हैं. तो हमारे सारे डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो गए? ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे थे: इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, राइट. फिर हमारा था SPD, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी हमारे सेंसेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हो जाएगी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन सी लाइन मैंने अंडरलाइन कराई थी, दैट प्रॉब्लम द पर्सन हैज प्रॉब्लम इन रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, राइट. इसमें हम लिख सकते हैं ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम है, साउंड से प्रॉब्लम है, टच करने से प्रॉब्लम है, एंड ऑल दैट. देन ASD, that was autism spectrum disorder. Autism is what? Lack social interaction, no attachment, and spectrum का मतलब ये, it is a group of developmental disorder. So the person can have characteristics of OCD, ODD, and all that. So because it is a group of spectrum disorder, right? It is a group of developmental disorder. Fourth was ODD, that was ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. हर चीज़ को का ऑपोजिट करेगा, ब्लेम करेगा, गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा. अथॉरिटीज उसको प्रॉब्लम है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, एंड लेटर स्टेज में क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है. इसलिए पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चे को एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना चाहिए, एंड ऑल दैट. एंड लास्ट वॉज आर OCD, दैट वॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पर्टिकुलर थॉट्स आते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, कंपल्सिव एक्शंस होती है, और ये जो साइकिल है वो ख़त्म नहीं होती है. सो नाउ you know what is disorder and what are the types of disorder, and you can write perfectly, right? So these are the questions for you. ODD का full form आपको explain करना है. 2 symptoms आपको देने हैं ADHD के. एंड ASD जो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये तीनों ही सवाल के जवाब आपको कमेंट में बताना है. So this was from my side, and I'll see you in the next video.